हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। होप ऑल आर यू डूइंग वेल। तो सबसे पहले हम लोग जो यूनिट 6 पढ़ रहे थे, सोशोलॉजी पेपर सेकंड एमपी सेट नेट का, तो उसमें इससे पहले मैं पूंजी पढ़ा चुकी थी आपको और नेक्स्ट टॉपिक श्रम स्टार्ट किया था। तो आज वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो देखेंगे कि श्रम अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र में उत्पादन के 3 साधन श्रम, पूंजी, भूमि का अत्यंत महत्व है। कोई भी शारीरिक या मानसिक कार्य जो आर्थिक दृष्टिकोण से किया गया हो, जिसका कार्य के बदले आर्थिक प्रतिफल प्राप्त हो, उसे श्रम कहते हैं। तो कोई भी कार्य यदि अपन करते हैं और उसके बदले में कुछ भी आर्थिक प्रतिफल अपन को मिलता है तो वह श्रम की कैटेगरी में आएगा और उसको श्रम कहेंगे। जैसे डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, इंजीनियर हो गया, व्यापारी हो गया, नाई, धोबी इत्यादि, ये सब श्रमिक हैं। मतलब ये लोग श्रम करते हैं क्योंकि ये जब भी कोई कार्य करते हैं तो उसके बदले में यह आर्थिक प्रतिफल चाहते हैं। तो इसमें वे लोग नहीं आते जो कार्य के बदले में आर्थिक भुगतान नहीं लेते हैं, जिनका जीविका कमाने के लिए नहीं किया जाता कार्य। वह लोग जो जीविका कमाने के लिए कार्य नहीं करते उनका कार्य श्रम में कैटेगराइज नहीं होगा, मीन्स उसको श्रम नहीं कहा जाएगा। जैसे घर में कार्य करने वाली महिलाएं, तो महिलाएं जो भी रहेंगी जो घर में कार्य कर रही हैं वो अपनी ड्यूटी पूरी कर रही हैं और उनको उसके बदले में आर्थिक प्रतिफल नहीं चाहिए, तो वह श्रम में काउंट नहीं होगा। नेक्स्ट है अपने बच्चों को पढ़ाने वाले पिता, स्कूल जाने वाले बच्चे या बुजुर्ग व्यक्ति इत्यादि। तो जो भी श्रम के बदले प्रतिफल नहीं चाहते वो जो भी लोग श्रम के बदले प्रतिफल नहीं चाहते वो श्रम में काउंट नहीं होगा। यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं और उसके बदले में आपको प्रतिफल नहीं चाहिए तो वह श्रम नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे श्रम के अर्थ एवं परिभाषाएं। तो श्रम का अर्थ 2 लोगों ने बताया है और उन्होंने परिभाषा दी अपनी अपनी। तो प्रोफेसर मार्शल के अनुसार श्रम का अर्थ मनुष्य के आर्थिक कार्यों से है, चाहे वे शारीरिक हों या हो मानसिक। पीगू के अनुसार वह पारिश्रमिक या सेवा जिसे द्रव्य द्वारा मापा जाता है श्रम कहलाता है। तो इन दोनों की डेफिनेशन याद रख लीजिए। प्रोफेसर मार्शल ने कहा है मनुष्य के आर्थिक कार्यों को ही श्रम कहते हैं, चाहे वह शारीरिक हो या वह मानसिक हो। पीगू ने बोला है कि वह पारिश्रमिक सेवा जिसे द्रव्य द्वारा मापा जाता है श्रम कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे उत्पादन के साधन के रूप में श्रम का सबसे अधिक महत्व है, क्योंकि उत्पादन के 3 साधनों में 3 साधन पड़े थे, भूमि, पूंजी, श्रम। उसमें जो श्रम है वह सजीव है और सक्रिय साधन है। किसका? उत्पादन का, जिसे अल्पकाल व अति अल्पकाल में परिवर्तित करके उत्पादन की मात्रा, पूर्ति एवं बाजार की मांग में सामंजस्य पैदा किया जा सकता है। श्रम के सजीव व सक्रिय साधन होने के कारण उत्पादन की गुणवत्ता तथा मात्रा को प्रभावित करता है। उत्पादक के इस महत्वपूर्ण मानवीय संसाधन श्रम का अत्यधिक महत्व इसलिए है कि यही उत्पादन करता है व इसी के लिए उत्पादन किया जाता है। या उत्पादक व उपभोक्ता दोनों ही यह स्वयं है, एक सिक्के के 2 पहलुओं की तरह, जिन्हें अलग अलग नहीं किया जा सकता। तो कोई भी श्रमिक होता है तो श्रमिक श्रम करता है और श्रम द्वारा उत्पादन करता है, और इस उत्पादन का उपयोग भी कहीं ना कहीं श्रम कर रहा होता है अपने निजी कार्यों को पूरा करने के लिए। तो उत्पादनकर्ता भी वही है और उपभोगकर्ता भी वही है, इसलिए इसको तीनों उत्पादन में महत्वपूर्ण रखा गया है। उत्पादन की जो महत्वपूर्ण 3 पड़े थे अपन ने, श्रम, पूंजी और भूमि, जो 3 साधन पड़े थे उसमें श्रम को सबसे महत्वपूर्ण बोला गया है। नेक्स्ट देखेंगे उत्पादन के इस साधन श्रम को हम 3 श्रेणियों में, कुशल श्रम, अर्धकुशल श्रम और अकुशल श्रम, ऐसे 3 प्रकार के श्रम होते हैं। श्रम का व्यापक अर्थ लेते समय समस्त श्रम शक्ति या जनशक्ति को सम्मिलित करके ही उत्पादन के साधन के रूप में लिया जाता है, जो उत्पादन कार्य में लगी है या लगने में तत्पर है। तो श्रम का व्यापक अर्थ कैसे लेते हैं? समस्त श्रम शक्ति या जनशक्ति को सम्मिलित करके, और उसको उत्पादन का साधन बोला जाता है। किसको? श्रम को। तो 3 साधन में से सक्रिय साधन किसे बोला गया है? श्रम को बोला गया है। नेक्स्ट देखेंगे श्रम के प्रकार। तो श्रम के 3 प्रकार हैं, उत्पादक और अनुत्पादक श्रम। किसी भी प्रकार का वह श्रम जिसमें उत्पादन होता है और जिस उत्पादन को कीमत में मापा जा सके उसे उत्पादन श्रम कहते हैं। तो वह श्रम जो उत्पादन की कीमत में मापा जाता है उसे बोलते हैं उत्पादक श्रम। और या कीमत में ना मापा जा सकने वाला, जिस श्रम में उत्पादन नहीं होता
और कीमत में ना मापा जा सके उसे अनुत्पादक श्रम कहते हैं। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार जो प्रयत्न उपयोगिता का सृजन करता है और अपने उद्देश्य की पूर्ति करने में सफल होता है उसे उत्पादक श्रम कहेंगे। तो उत्पादन श्रम वही है जिस उत्पादन को कीमत में मापा जा सके। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कुशल व अकुशल श्रम। तो कुशल श्रम से तात्पर्य उस श्रम से है जिसे कि विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता हो व श्रमिक प्रशिक्षित हों, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, कारीगर, नाई आदि। जबकि अकुशल श्रम वह है जिसमें प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती, जैसे कुली, बेलदार, चपरासी, चौकीदार, घरेलू नौकर। अकुशल श्रमिकों की मजदूरी हमेशा कम होती है क्योंकि प्रशिक्षण के अभाव में अकुशल श्रमिकों की पूर्ति होती है। तो दो प्रकार के हैं, एक है कुशल श्रमिक और दूसरा है अकुशल। अकुशल वाले को किसी भी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है, वो ऐसे ही कार्य कर सकता है, और जो कुशल रहते हैं उन्हें आवश्यकता होती है प्रशिक्षण की, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर आदि। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। तीसरा हो जाएगा शारीरिक या मानसिक श्रम। तो शारीरिक या मानसिक श्रम में से अभिप्राय दिमाग मस्तिष्क द्वारा कार्य करने पर जिसे पारिश्रमिक मिलता है, जैसे डॉक्टर हो गया, इंजीनियर, वकील, प्राध्यापक, इन सबको बोलेंगे ये आएंगे मानसिक श्रम में, क्योंकि अपने मस्तिष्क का यूज़ कर रहे हैं, ना कि अपने बॉडी का किसी भी श्रम को करने में। तो जो मस्तिष्क से श्रम आएगा वो होगा आपका मानसिक श्रम। और शारीरिक श्रम से अभिप्राय जिससे शारीरिक कार्य द्वारा पारिश्रमिक प्राप्त होता है, जैसे कारीगर, धोबी, नाई, ये सब आएंगे शारीरिक श्रम में। श्रम की विशेषताएं देखेंगे। श्रम उत्पादन के अन्य साधनों से अलग एक महत्वपूर्ण विशेषता रखता है जो उत्पादन के अन्य साधनों में नहीं होती। तो उत्पादन के अन्य साधन दो और थे। श्रम था एक पहला, दूसरे में था भूमि और एक था पूंजी। तो ये उत्पादन के 3 साधन थे, उसमें श्रम को सबसे इम्पोर्टेंस दिया गया है। और श्रम उत्पादन के अन्य साधनों से अलग और एक महत्वपूर्ण विशेषता रखता है, जैसे कि श्रम उत्पत्ति का सक्रिय साधन है। तो श्रम उत्पत्ति का सक्रिय साधन है क्योंकि उत्पादन के अन्य साधन कार्य प्रारंभ नहीं कर सकते। भूमि कितनी भी उपजाऊ हो, वहाँ पूंजी के रूप में ट्रैक्टर, बैल, खाद आदि कुछ भी हो, परंतु उस पर कार्य श्रमिक द्वारा ही प्रारंभ होता है। उसी प्रकार उद्योग में कार्य का प्रारंभ श्रमिकों द्वारा ही किया जाता है, चाहे वह स्वचालित मशीनें हों। तो जब तक श्रमिक कार्य नहीं करेगा तब तक कोई भी उत्पादन का अन्य साधन कार्य करने में सक्षम नहीं है, इसलिए श्रम को सक्रिय साधन बोला गया है। नेक्स्ट देखेंगे, श्रम अधिक गतिशील है। भूमि की तुलना में श्रम अधिक गतिशील है, किंतु पूंजी की तुलना में भी अल्पकाल में श्रम अधिक गतिशील है, क्योंकि अल्पकाल में एक मशीन की पूंजी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलना कठिन होता है, जबकि श्रम अल्पकाल व अति अल्पकाल में भी गतिशील रहता है। तो श्रम क्या है? अल्पकाल या अति अल्पकाल में भी गतिशील रहता है। नेक्स्ट देखेंगे, श्रमिक की सौदा शक्ति दुर्बल होती है। श्रमिक की सौदा शक्ति सेवा योजक की तुलना में कमज़ोर होती है, क्योंकि श्रम नाशवान है, इनका संचय नहीं हो सकता। श्रमिक सेवा योजक की तुलना में गरीब होते हैं। श्रम संगठनों का अभाव या कमज़ोर होने के कारण भी श्रमिक की सौदा शक्ति कमज़ोर होती है। नेक्स्ट है, श्रम की पूर्ति बहुत धीरे धीरे घटती बढ़ती है। यदि किसी समय उद्योग में मंदी हो जाने से श्रम की मांग कम हो जाए तो इसकी पूर्ति में शीघ्र ही कमी होती है। शीघ्र कमी नहीं होती बल्कि धीरे धीरे कम होती है, जबकि पूर्ति शीघ्र बढ़ाई भी जा सकती है। तो जो श्रम की पूर्ति होती है वह धीरे धीरे घटती है। एकदम से श्रमिकों को नहीं बोल दिया जाता कि आप लोग अब नहीं कार्य करेंगे। तो जो श्रम शक्ति है उसकी आवश्यकता पड़ती रहती है और बाज़ार में पूर्ति मांग जैसे जैसे कम होती है वैसे वैसे श्रम कम होता है। श्रमिक अपना श्रम बेचकर अधिक अनुभवी व कुशल होता है। उत्पादन के अन्य साधन को कार्य में लेने से घिसावट होती है, जैसे भूमि में प्रयोग के बाद खाद डालनी पड़ती है, मशीनें टूटती व घिसती हैं, जबकि श्रमिक कार्य करके कुशल व अनुभवी होता है। अतः इसका अनुभव उसके उत्पादन की गुणवत्ता को बढ़ाता है, जबकि उत्पादन के अन्य साधनों के प्रयोग के बाद उसके उत्पादन की गुणवत्ता घटती है। तो श्रमिक जितना श्रम करेगा वह उसमें और कुशल होगा।
नेक्स्ट देखेंगे समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से श्रम। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से जब किसी भी अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है तो समस्याएं दिखती हैं, जैसे आर्थिक विकास करना तथा आर्थिक विकास को बनाए रखना। अतः स्पष्ट है कि किसी भी देश के आर्थिक विकास में श्रमिक वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। परंतु जहाँ तक प्रश्न श्रम की समस्याओं को लेकर है तो प्रोफेसर ब्लूम और नॉर्थरप ने इसे इस तरह व्याख्यात किया है: श्रम समस्याएं प्रत्येक व्यक्ति की समस्याएं, वे समस्याएं प्रत्येक उपभोक्ता, नियोक्ता एवं श्रमिक को प्रभावित करती हैं। श्रम समस्याओं के मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्रीय, कानूनी तथा आर्थिक दृष्टिकोण को अपनाना तथा खोजना पड़ता है। श्रम अर्थशास्त्र तथा श्रम समस्याओं का अध्ययन इन्हीं दृष्टिकोणों के बीच सामंजस्य बैठाते हुए करना होता है। इसलिए श्रम अर्थव्यवस्था को अर्थशास्त्र से अलग नहीं करता। तो बेसिकली ये बोल रहे हैं कि जो श्रम समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण है जो श्रम का, वो श्रम अर्थशास्त्र से ही लिया गया है, और जो श्रम अर्थशास्त्र है वो अर्थशास्त्र का ही एक पार्ट है, उससे उसको अलग नहीं किया जा सकता क्योंकि दोनों में इंटरकनेक्शंस हैं। नेक्स्ट देखेंगे श्रम समस्याओं को महत्व इसलिए है कि मानव या श्रमिक ही वह केंद्र बिंदु है जिसके लिए उत्पादन किया जाता है एवं जिसके द्वारा उत्पादन किया जाता है। श्रम की समस्याओं के विभिन्न पहलू निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पे श्रम में जो समस्याएं हैं उनको देखेंगे। जैसे मनोवैज्ञानिक पहलू, श्रम समस्याएं मनोवैज्ञानिक समस्याएं, समस्त पारस्परिक मानवीय क्रिया ही श्रम समस्याएं हैं। मानव की इच्छा, सम्मान, सुरक्षा, उन्नति, ये समस्त समस्याएं उसकी आर्थिक परिस्थितियों के साथ बदलती हैं। तो मनोवैज्ञानिक पहलू हो गया कि जब श्रमिक के पास श्रम होता है तब उसके पास अर्थ की व्यवस्था हो जाती है जिससे उसको सम्मान, सुरक्षा और उन्नति में मदद होती है। नेक्स्ट देखेंगे सामाजिक पहलू। सामाजिक पहलू में देखेंगे श्रम की समस्याएं ही समाज की समस्याएं। यदि श्रमिक वर्ग गरीब, बेरोजगार हो तो समाज आर्थिक स्तर गिर जाता है, जिससे समाज में असंतोष, अनेकता, विवाद बढ़ जाता है। इसलिए श्रम की समस्याओं को आर्थिक व सामाजिक पहलू के रूप में देखा जाता है। श्रमिक के पास यदि पैसा होगा तो वो ना तो गरीब होगा और ना बेरोजगार होगा, जिससे समाज का आर्थिक स्तर उच्च रहेगा और समाज में संतोष रहेगा और विवाद की स्थिति नगण्य रहेगी। नेक्स्ट देखेंगे कानूनी पहल। कानूनी पहलू में है कि श्रम की समस्याओं को कानूनी दृष्टिकोण से दूर किया जाता है। प्राय कानून व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान के लिए बनाए जाते हैं या सरकार द्वारा श्रमिक के कल्याण के लिए बनाए जाते हैं। बाल श्रम अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, कारखाना अधिनियम। तो श्रम के लिए विशेष रूप से कोई लॉ नहीं बनाया जाता कि ये श्रमिक के साथ यदि गलत हो रहा है तो ऐसा किया जाएगा। हाँ, उनके कल्याण के लिए कुछ अधिनियम बनाए गए हैं, जैसे कि बाल श्रम अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम और कारखाना अधिनियम। नेक्स्ट देखेंगे इसका आर्थिक पहलू। आर्थिक पहलू में आर्थिक समस्याओं के केंद्र बिंदु हैं वेतन, बोनस, रोजगार की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, उन्नति के अवसर, कार्य की दशाएं, रोजगार आदि। तो आर्थिक पहलू देखेंगे। आर्थिक पहलू में समस्याओं के केंद्र बिंदु वेतन, बोनस, रोजगार की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, उन्नति के अवसर, कार्य की दशाएं, रोजगार आदि। तो जो अर्थ से संबंधित पहलू हैं उनको आर्थिक पहलुओं में रखा गया है, जैसे कि वेतन, बोनस, रोजगार, ये सब। मात्र उच्च वेतन होना ही श्रमिक की समस्याओं का समाधान नहीं होता। यदि आप किसी श्रमिक को उच्च वेतन दे रहे हैं तो यही उसकी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि श्रमिक का आर्थिक और मनोवैज्ञानिक कल्याण, जिसमें बोनस, वेतन, रोजगार की सुरक्षा, की उन्नति, कार्य की दशाएं आदि भी उनके लिए महत्वपूर्ण हैं। तो श्रमिक के लिए आवश्यक है कि आप उसे केवल आर्थिक सिक्योरिटी या आर्थिक सुरक्षा ना दें, बल्कि उसको मनोवैज्ञानिक कल्याण और उसको अन्य क्षेत्रों में भी वृद्धि का अवसर प्रदान होता रहे और वो उसकी मनोवैज्ञानिक दशाओं को सुधार सके। नेक्स्ट देखेंगे उपरोक्त समस्त बिंदु के समाहित होने से श्रमिक की समस्या का समाधान होगा, उत्पादन की प्रणाली में सतत विकास होगा। देखेंगे नेक्स्ट श्रम का महत्व। किसी भी देश की श्रम शक्ति वहाँ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। तो श्रमिक एक इम्पॉर्टेंट
पार्ट है अपनी अर्थव्यवस्था में और समृद्धि का आधार होती है। तो समृद्धि कब आएगी? जब श्रमिक अपना श्रम कर रहे होंगे और उत्पादन निरंतर हो रहा होगा, जिससे कि मांग की पूर्ति हो रही होगी। उत्पादन के समाधान के रूप में श्रम का बहुत महत्व होता है, इसलिए समस्त कार्यों को करने के लिए श्रमिक की भावनाएं, आकांक्षाएं श्रम तथा श्रमिक के महत्व को बढ़ाती हैं। श्रम के महत्व के निम्नलिखित कारण हैं। श्रम उत्पादन का सक्रिय साधन है। पहला, बुद्धि से निर्णय लेता है। तीसरा है श्रमिक श्रम बेचकर अधिक कुशल होता है, तीसरा महत्व। और फोर्थ है ये गतिशील है। तो श्रम का महत्व है कि उत्पादन का सक्रिय साधन है। 3 उत्पादन के साधनों में यही एक सक्रिय है। बुद्धि से निर्णय लेता है। मशीन और भूमि बुद्धि से निर्णय नहीं लेगी, तो यह बुद्धि से निर्णय लेगा। और श्रमिक श्रम बेचकर अधिक कुशल होता है। श्रमिक जितना श्रम करेगा वह उस पर्टिकुलर कार्य को करने में और कुशल होता जाएगा और अधिक गतिशील होता है। ये इसके 4 महत्व हो गए हैं। इस प्रकार से कहा जाता है कि किसी देश की भावी संपन्नता उस देश के विभिन्न उद्योग में लगे श्रम व श्रमिक की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। नेक्स्ट आएगा अपना मार्केट पढ़ेंगे तो बाजार शब्द का प्रयोग उस स्थान या जगह से लगाया जाता है जहां वस्तु क्रेता तथा विक्रेता भौतिक रूप से उपस्थित हों और क्रय विक्रय करते हों। क्रेता तथा विक्रेता एक बड़े क्षेत्र, प्रदेश, संपूर्ण संसार में हो सकते हैं। अतः अर्थशास्त्र में बाजार के लिए एक स्थान विशेष से होना आवश्यक नहीं है। आर्थिक दृष्टि से बाजार का अर्थ उस समस्त क्षेत्र से लेते हैं जिसमें क्रेता और विक्रेता प्रतिस्पर्धात्मक संपर्क हो। क्रेता और विक्रेता के मध्य प्रतिस्पर्धात्मक संपर्क हो। तो कोई भी स्थान जहां क्रय विक्रय हो रहा हो उसे बाजार कहा गया है। नेक्स्ट, बाजार की परिभाषाएं दी हैं कुछ समाजशास्त्रियों ने। बाजार की परिभाषा कुर्नो ने बोला है, अर्थशास्त्री बाजार शब्द का अर्थ किसी स्थान विशेष से नहीं लेते बल्कि उस समस्त क्षेत्र से लेते हैं जिसमें क्रेताओं के बीच इस प्रकार का स्वतंत्र संपर्क होता है कि एक वस्तु की कीमत की प्रवृत्ति सुगमता से तथा शीघ्रता से समान होने की पाई जाती है। स्टोनियर तथा हैक्स के अनुसार अर्थशास्त्री बाजार का अर्थ एक ऐसे संगठन से लेते हैं जिससे कि किसी वस्तु के क्रेता या विक्रेता एक दूसरे के निकट संपर्क में रहते हैं। K.R. क्रॉस, बाजार का अर्थ क्रेताओं के बीच किसी साधन या वस्तु के लेन देन का जालसूत्र है। प्रोफेसर J.K. मेहता के अनुसार बाजार एक स्थिति को बताता है जिसमें एक वस्तु की मांग ऐसे स्थान पर होती है जहां उसे विक्रय के लिए प्रस्तुत किया जाए। तो प्रोफेसर मेहता ने बोला है कि बाजार एक स्थिति को बताता है जिसमें एक वस्तु की मांग ऐसे स्थान पर होती है जहां उसे विक्रय के लिए प्रस्तुत किया जाए। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न 4 आधारों पर बाजार का वर्गीकरण किया जाता है। तो कौन से वो निम्न 4 आधार हैं जिनके आधार पर वर्गीकरण किया जाता है? तो क्षेत्र के आधार पर किया जाता है। तो स्थानीय बाजार है क्षेत्र के आधार में पहला। जब किसी वस्तु या मांग स्थानीय स्तर पर हो तो उस वस्तु के बाजार को स्थानीय बाजार कहते हैं, जिसमें क्रेता तथा विक्रेता एक छोटे स्थान विशेष तक सीमित होते हैं। इस प्रकार बाजार में शीघ्र नष्ट होने वाली साग सब्जी, मछली, दूध इत्यादि के बाजार और मूल्य की अपेक्षा भारी वस्तुओं, ईंटों इत्यादि के बाजार को स्थानीय बाजार कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे प्रादेशिक बाजार। तो प्रादेशिक बाजार, जब किसी वस्तु की मांग एक प्रदेश या बड़े क्षेत्र तक होती है तो उस वस्तु के बाजार को प्रादेशिक बाजार कहते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश की टोपियों का बाजार, लाख चूड़ियों का बाजार। तीसरा देखेंगे राष्ट्रीय बाजार, जब किसी वस्तु की मांग पूरे देश में हो अर्थात उस क्रेता विक्रेता को पूरे देश में फैला हो तो उसे राष्ट्रीय बाजार कहते हैं। जैसे साड़ी कहीं भी बिक जाएगी, धोती, जूते, चूड़ियाँ इनकी हर क्षेत्र में ज़रूरत है और सभी लोग खरीदते हैं, तो ये राष्ट्रीय बाजार में आ जाएगा। नेक्स्ट आएगा अंतर्राष्ट्रीय बाजार, जब किसी वस्तु की मांग विश्वव्यापी हो तो उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रखा जाता है, जैसे सोना चांदी का बाजार। नेक्स्ट देखेंगे कार्य के आधार पर। तो कार्य के आधार पर बाजार, सामान्य बाजार, जब एक ही बाजार में
विभिन्न प्रकार की वस्तुएं खरीदी एवं बेची जाती हैं तो उसे सामान्य बाजार कहते हैं। शहरों में एक ही बाजार या स्टोर पर उपभोक्ता विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को खरीद सकता है, तो इसको क्या कह देंगे? सामान्य बाजार। नेक्स्ट देखेंगे विशिष्ट बाजार। विशिष्ट बाजार में क्या है? जब केवल एक ही वस्तु का बाजार एक स्थान पर केंद्रित होता है उसे विशिष्ट बाजार कह देते हैं। कपड़े, बर्तन, किताबों आदि का बाजार। ग्रेड द्वारा बिक्री बाजार। कुछ वस्तुओं को ग्रेड या विभिन्न वर्गों में विभक्त कर क्रय करते हैं तो उसे ग्रेड द्वारा बाजार कहते हैं। जैसे विभिन्न देशों में गेहूं एवं इस्पात का क्रय ग्रेड के आधार पर करते हैं। नमूनों द्वारा बिक्री बाजार। जिन वस्तुओं का क्रय विनिमय नमूनों के आधार पर होता है, जैसे ऊनी कपड़े एवं इमारती पत्थर, उसको बोल देंगे नमूनों द्वारा बिक्री बाजार। समय के आधार पर बाजार। अति अल्पकालीन बाजार वह बाजार जिसमें वस्तु की पूर्ति स्टॉक तक ही सीमित होती है, उसे घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता, उसे अल्पकालीन बाजार कहते हैं। जैसे कि सब्जी खत्म हो गई, घर चला जाएगा सब्जी वाला अपने, तो यह अल्पकाल के लिए है, जब तक स्टॉक में चीज़ है तब तक रहेगा, नहीं तो मार्केट बंद हो जाएगा। दूसरा देखेंगे अल्पकालीन बाजार। अति अल्पकालीन बाजार। अल्पकालीन बाजार वह होता है जहां पूर्ति वस्तु की उत्पादन क्षमता तक बढ़ाया जाता है। तो यदि उत्पादन क्षमता है तो उसको थोड़ा बहुत बढ़ाया जा सकता है, उसको बोलेंगे अल्पकालीन बाजार। इस कारण यहाँ भी मूल्य निर्धारण में मांग का ही मुख्य प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट देखेंगे दीर्घकालीन बाजार। वह बाजार जिसमें बाजार में इतना समय रहता है कि उत्पादन क्षमता की मांग के साथ साथ पूरा समायोजन किया जाता है। मूल्य निर्धारण में पूर्ति का महत्वपूर्ण प्रभाव रहता है, इसको बोलेंगे दीर्घकालीन बाजार। नेक्स्ट देखेंगे अति दीर्घकालीन बाजार। वह बाजार जिसमें जनसंख्या में वृद्धि, उपभोक्ताओं की रुचि और फैशन में परिवर्तन होने से मांग में परिवर्तन होता है। इसमें मांग और पूर्ति में समायोजन प्रक्रिया चलती है, तो इसे बोलते हैं अति दीर्घकालीन बाजार। नेक्स्ट देखेंगे प्रतियोगिता के आधार पर। तो प्रतियोगिता के आधार पर बाजार के 3 रूप हैं। पहला है पूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार वह बाजार जहां स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले छोटे क्रेताओं तथा विक्रेताओं की अधिक संख्या होती है जो समरूप वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। यहाँ क्रेता विक्रेता का बाजार पूर्ण ज्ञान होता है, इसलिए कोई गैर कीमत प्रतियोगी नहीं होती है। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार पूर्ण प्रतियोगिता तब प्रचलित होती है जब प्रत्येक उत्पादक के लिए मांग पूर्णतः लोचदार होती है। इसका अर्थ है प्रथम विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, जिससे किसी एक विक्रेता का उत्पादन वस्तु के कुल उत्पादन का बहुत थोड़ा अंश होता है, तथा द्वितीय सभी क्रेता प्रतियोगिता विक्रेताओं के बीच चुनाव करने की दृष्टि से समान होता है, जिससे बाजार पूर्ण हो जाता है। तो प्रतियोगी बाजार बेसिकली उस बाजार को बोल रहे हैं जहाँ पे प्रत्येक वस्तु के उत्पादनकर्ता बहुत सारे हों और विक्रय करने वाले बहुत ज़्यादा लोग हों और क्रय करने वालों के पास यह ऑप्शन हो कि उसे कहाँ से चीज़ें क्रय करनी है, तो उसको बोलेंगे प्रतियोगी बाजार। एकाधिकार। एकाधिकार वह है जिसकी वस्तु की पूर्ति पर पूर्णता नियंत्रण हो, इसलिए यहाँ प्रतियोगिता शून्य होती है। इस बाजार में वस्तु का कोई स्थापन्य विकल्प नहीं होता, इसलिए उस वस्तु का एकाधिकार होता है। तो किस वस्तु का एकाधिकार होगा? जिसमें विकल्प नहीं होंगे और क्रय करने वाले के पास ऑप्शन नहीं होंगे कि वो और कहीं से भी वह वस्तु खरीद सकता है, तो इसको एकाधिकार का बाजार बोलते हैं। अपूर्ण प्रतियोगिता देखेंगे। अपूर्ण प्रतियोगिता से आशय पूर्ण प्रतियोगिता या एकाधिकार का अभाव होने से है। जॉन रॉबिन्सन ने अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार को अल्पाधिकार बाजार के रूप में वर्णित किया है। इस प्रकार बाजार में समरूप पदार्थ या वस्तुओं का उत्पादन करने वाली कुछ फर्मों के बीच प्रतियोगिता रहती है। मीन्स प्रतियोगिता तो रहती है पर उत्पादनकर्ता या विक्रेता ज़्यादा नहीं होते, इसलिए अपूर्ण प्रतियोगिता इसको बोला गया है। नेक्स्ट देखेंगे समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से एवं उनसे संबंधित गतिविधि। एडम स्मिथ का विश्वास था कि किसी राष्ट्र की संपत्ति उसके लोगों द्वारा निश्चित की गई आर्थिक प्रक्रिया बाजार की शक्ति पर निर्भर करती है। तो कौन बोल रहे हैं? एडम स्मिथ बोल रहे हैं। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण बाजार का किसने दिया है? एडम स्मिथ ने दिया है। एडम स्मिथ का क्या विश्वास था कि किसी राष्ट्र की संपत्ति उसके लोगों द्वारा निश्चित की गई आर्थिक प्रक्रिया बाजार की शक्ति पर निर्भर करती है।
ठीक है, जहाँ पर श्रम का विशिष्टीकरण उसके उत्पादों के बाजार के आकार तथा पूंजी की उपलब्धता पर निर्भर करता है, इसलिए बाजार एवं व्यापार का विस्तार आर्थिक विकास की पूंजी है। तो जब आर्थिक विकास होगा तो बाजार और व्यापार का विस्तार होगा। और आर्थिक विकास कैसे होगा? जब लोगों के पास पूंजी की उपलब्धता रहेगी, जिससे कि वह मांग जनरेट करेगा और जिससे उत्पादन में वृद्धि होगी। नेक्स्ट देखेंगे, एडम स्मिथ के साथ हर्बर्ट स्पेंसर। एडम स्मिथ के साथ कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर ने मुक्त बाजार तथा व्यापार अर्थव्यवस्था का समर्थन किया है। किसका समर्थन किया है इन लोगों ने? मुक्त बाजार का। किसने? एडम स्मिथ और हर्बर्ट स्पेंसर ने। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से राज्य कल्याणकारी योजना जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्य सहायता का विरोध करते हुए बाजार आधारित व्यवस्था का समर्थन किया है। उन्होंने बोला है कि राज्य की कल्याणकारी योजनाएं का वो समर्थन नहीं करते, शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्य सहायता का विरोध करते हैं और एक मुक्त व्यापार को या मुक्त बाजार आधारित व्यवस्था को समर्थन करते हैं। वहीं इमाइल दुर्खिम ने स्पर्धात्मक बाजार व्यवस्था को इस संदर्भ में वर्णित किया है कि स्पर्धात्मक बाजार तभी तक कार्यान्वित हो सकती है जब तक सहभागियों के बीच मूलभूत विश्वास हो। जब तक लोग एक दूसरे पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक वे संविदा नहीं कर सकते। दुर्खिम ने बाजार व्यवस्था को आपसी विश्वास के आधार पर बाजार के संचालन पर बल दिया। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से सामुदायिक भावना बाजार व्यवस्था मिली। तो इमाइल दुर्खिम ने स्पर्धात्मक बाजार बोला है, लेकिन स्पर्धात्मक बाजार में उन्होंने एक बात बोली है कि स्पर्धात्मक बाजार तभी कंटिन्यू हो सकते हैं या जब भी कार्यान्वित हो सकते हैं जब लोग एक दूसरे पर विश्वास करेंगे। नेक्स्ट, हर्बर्ट स्पेंसर। एडम स्मिथ के बाद हर्बर्ट स्पेंसर ने समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से मुक्त बाजार व्यवस्था का समर्थन किया। तो हर्बर्ट स्पेंसर, एडम स्मिथ, ये दो लोग थे जिन्होंने मुक्त बाजार व्यवस्था का समर्थन किया और वहीं इमाइल दुर्खिम ने स्पर्धात्मक बाजार व्यवस्था का समर्थन किया है। इन्होंने औद्योगिक समाज के संदर्भ में स्पर्धात्मक बाजार व्यवस्था को समृद्धि के संदर्भ में समर्थन दिया। नेक्स्ट देखेंगे, उत्पादन की विधियों पर बहस। तो उत्पादन की विधियां देखेंगे। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से उत्पादन की विधियों को लेकर दो मत है, पूंजीवाद और समाजशास्त्र। तो उत्पादन की दो विधियां हो सकती हैं, एक तो हो सकता है पूंजीवाद और एक हो सकता है समाजवाद। परंतु उत्पादन की विधियों को लेकर कार्ल मार्क्स ने इस अवधारणा को पहली बार व्यापक रूप प्रदान